हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एक फिजिकल केमिस्ट्री। एंड तीनों केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उन केमिस्ट्री का आपको बेस क्लियर हो। एटलीस्ट आपको ये पता हो कि इन केमिस्ट्री को करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो करनी आपको आती हो। जैसे कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, हमारे पास अभी कोर्स मेरे चैनल पे फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको अभी मोल कंसेप्ट उठाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में इस एक टर्म का यूज हर जगह होने वाला, लगभग हर चैप्टर में होने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर आप उस चैप्टर को विदाउट मोल कंसेप्ट को जाने, विदाउट मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम सोल्व करें, विदाउट इस चीज को समझे आप उसमें फर्दर कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले उठाया ही मोल कंसेप्ट को है, ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम वहां पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि एक पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, या फिर उनकी क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, ताकि जब हम डिफरेंट चैप्टर करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, वहां पर आपको एटलीस्ट इन चीजों का आइडिया रहे। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको समझना है, अगर चाहते हो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए आपको इसके बेस क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, मैंने 3-4 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको डिफरेंट केमिस्ट्री को किस तरीके से अप्रोच करना पड़ता है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है किसी भी केमिस्ट्री को अच्छी करने के लिए। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। एंड वहां पर मैंने एक नाम लिया था, दैट इज जीओसी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है, एंड वो है कंसेप्ट्स। आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है, एंड उस चीज को हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट्स। ना तो आप इसको फिजिकल केमिस्ट्री की तरह न्यूमेरिकल अप्रोच करके एक डेवलप करके इसको कर सकते हो, ना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह आप इसको क्रैम करके कंप्लीट कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए आपको 2 ही चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट और एक बेस, ठीक है। इट इज नॉट लाइक लाइविश एसिड, अरहेनियस एसिड वाला बेस। बेस मतलब कि आपका जो डाउन साइड है, ठीक है, जो आपका एकदम कंसेप्ट्स हैं, उनको समझना पड़ेगा, अपना बेस एक फॉर्म करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है। तो जो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीटली बेस समझाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चैप्टर को हम कहते हैं जीओसी। उस चैप्टर को हम कहते हैं जीओसी। आपको नाम से भी, जो मैंने थंबनेल बनाया हुआ है उसमें भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में, किसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें क्या बताती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस समझाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, इसके अंदर क्या चीज होती है, रिएक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, क्या रीजन है, क्या इफेक्ट्स हैं। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर समझने के लिए। एंड बिलीव मी, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहते हो समझना कि मेरे कंसेप्ट्स अच्छे हो जाएं, मैं किसी भी रिएक्शन को देख के उसके प्रोडक्ट तक पहुंच सकूं, मैं किसी भी रिएक्शन को देख के समझ सकूं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो सकता है, तो उस चीज के लिए सबसे बेटर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्योंकि देखिए, एक हाई लेवल तक चीज जानने से पहले आपको उसका बेस क्लियर होना चाहिए। मैं अगर एक हाई लेवल मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं, तो मुझे एटलीस्ट शुरू में यह पता होना चाहिए कि 2 × 2 जो है वो 4 होता है, ठीक है। अगर मुझे यही चीज नहीं आती होगी शुरू में, तो मैं क्या इस कैलकुलेशन को कर सकता हूं? क्या मैं किसी इस टाइप की कैलकुलेशन को कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अभी यही करना नहीं आता, तो मैं एक हाई लेवल चीज पे जंप ही क्यों करूं। तो उसी तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मुझे स्टार्ट करना है, अगर मुझे एक बेस डेवलप करना है, एक अप्रोच डेवलप करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो मुझे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। सबको क्लियर है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या काम करती है, किस लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़े से इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने थोड़े दिनों पहले भी बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चीजें यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें यूज होती है। एक तो मेरे पास होता है न्यूक्लियोफाइल,
और एक मेरे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल। एक मेरे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक मेरे पास होता है न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है मेरे पास न्यूक्लियस लविंग। ये बातें देखिए सबको पता होगी और सारे के सारे सोचेंगे कि यार ये बात तो हमें पता है, क्यों बता रहे हो। अरे एक बार थोड़ा शांति तो रखो ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता भी नहीं है, और जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं ना आपको, तो उनके लिए एक बार थोड़ा सा इनको बताना पड़ेगा इन बातों को, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं मेरे पास, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर आप चाहते हो ना कि आप किसी भी चीज को देख के, किसी भी एक सबस्ट्रेट को देख के रिएक्शन को इनिशिएट कर सको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन को इनिशिएट कर सको, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है। क्या, उस रिएक्शन के अंदर, उस गिवन रिएक्शन के अंदर आप इलेक्ट्रोफाइल पहचान लो, आप इलेक्ट्रोफाइल पहचान लो एंड एक न्यूक्लियोफाइल पहचान लो। अगर आपने ये दो चीजें पहचान ली ना, तो बिलीव मी 40% काम तो आपको वहीं हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता 100% काम हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता 50% काम हो जाएगा, ये नहीं कहता 80% काम हो जाएगा। लिटरली 40% ही काम होगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट अब आपको ये पता है कि कौन सी स्पीशीज कहां पर जाके अटैक करने वाली है, या फिर कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज का खेल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही खेल होता है, ठीक है। अगर आपने इन दो चीजों को पहचान लिया ना, तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि शुरू में मेरे पास अटैक कौन सी स्पीशीज कहां पर जाके करने वाली है। अगर ये पता चल जाएगा तो प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे हम धीरे धीरे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कोई भी एक साथ कोई चीज नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे जो है रिएक्टेंट या फिर बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे होते हैं। तो स्टेप वाइज हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन को करके चलते हैं ना, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक रिएक्टेंट देखा आपने, उसके अंदर अटैकिंग रिएजेंट देखा और डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं होता। स्टेप वाइज चलोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको नॉलेज है ना, उसके बावजूद अगर आप डायरेक्टली रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट तक जंप करने की ट्राई करोगे, तो बहुत ज्यादा हद तक चांसेस होते हैं कि आप जो है वहां पर गलती कर दो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपको इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को पहचानना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को समझना पड़ता है। अगर ये चीज हो जाए आपकी तो 40% काम हो जाता है। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, इंटरमीडिएट्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, रेस्ट 60%, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है आपको, ये चीजें समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग अबाउट, इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इनको पहचानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेरे पास जो जीओसी होती है, एंड मेरे पास जो जीओसी है वो क्या बताती है, वो मेनली यही बताती है कि कौन सी स्पीशीज तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, कौन सी स्पीशीज तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, एंड कौन सी स्पीशीज मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। यही चीज बताती है। क्यों? क्योंकि जीओसी में हम क्या देखते हैं, जीओसी में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। जीओसी में हम किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। उसके बाद देखिए जो एरो का रोल है कि कहां पर एरो जाएगा, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, वो सारा का सारा पार्ट क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म का है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म करने से पहले, इंटरमीडिएट पहचानने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी स्पीशीज कहां जाके अटैक करेगी। अब वो चीज जानने के लिए हमारे पास जीओसी है। एंड जैसे ही आपको जीओसी समझ में आ जाएगी, वैसे ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर जंप कर जाएंगे, ताकि अब हम जान सके कि जीओसी के बाद क्या किस तरीके से मैकेनिज्म होता है, क्या रिएक्शंस होती है, किस तरीके से एरो चलती है, एंड किस तरीके से मेरे पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म होके एक मेरे पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं है और कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात की है। तो चलिए जीओसी में मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना होता है। अभी तक मैंने आपको सारा का सारा ओरली बताया। अब थोड़ा सा देखते हैं एक रिएक्शन लिख के कि हमें इसके अंदर क्या करना होता है। मैं अभी इतनी देर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर रहा हूं, मतलब भी तो समझ में आना चाहिए ना। देखिए मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन होंगी, एक सबस्ट्रेट होगा मेरे पास, उस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट के सामने मैंने क्या डाला होगा, एक अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट के सामने मैंने क्या डाला होता है रिएक्शन के अंदर, एक अटैकिंग रिएजेंट डाला होगा, ठीक है। ये दोनों जो है मैंने फिर एक कंडीशन प्रोवाइड की होगी, एक सॉल्वेंट प्रोवाइड किया होगा, एक कंडीशन या फिर एक सॉल्वेंट मैंने प्रोवाइड किया होगा। उसके बाद क्या होगा, मेरे पास यहां पर दो चीजें हैं, या तो मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, या तो यहां पे क्या बनेगी, एक
ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, या फिर दूसरा यहां पे क्या हो सकता है, यहां पर मेरे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट भी बन सकती है। यहां पर मेरे पास एक चीज क्या हो सकती है कि यहां पर एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाए, और इन दोनों के बनने के बाद ये दोनों मुझे कहां तक लेके जाते हैं, ये दोनों मुझे प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं। ये दोनों मुझे कहां तक लेके जाते हैं, प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं जीओसी का कहां रोल है, रिएक्शन मैकेनिज्म का कहां रोल है। ये जो चीज है सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रिएजेंट, ये इन्वॉल्व होता है मेरे पास जीओसी में। इनके बारे में हम जानते हैं जीओसी के अंदर, ठीक है, कि अटैकिंग रिएजेंट क्या है मेरे पास, कहां पर जाकर अटैक करेगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये सारा का सारा पार्ट जीओसी का होता है। एंड रिएक्टेंट के अंदर जो हमारे पास गिवन चीजें हैं, रिएक्टेंट के अंदर वहां पर रोल रहता है जीओसी का, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, एक जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और मुझे पता है हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है, यानी कि जीओसी से मुझे ये जानने में हेल्प मिल गई कि कहां पर कैसा अटैक होगा, एक कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, एक्ट करेगा, एंड कहां मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है किस पोजीशन के ऊपर जाकर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो ये हो गया मेरे पास जीओसी का। उसके बाद जो भी चीज होगी, जो भी चीजें इन्वॉल्व होगी, वो सारा का सारा पार्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है। वो सारा का सारा पार्ट क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म का। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं, कैसे तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कैसे तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एंड कैसे ही बॉन्ड जो है, नए बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ही आता है इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही होगी, कौन सी बनेगी, क्यों बनेगी, ये सारी की सारी चीजें हम किसके बारे में जानते हैं, किसके अंदर पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। लेकिन कौन सी चीज टूटेगी, कौन सी चीज बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, ये कब की बात है, ये तब की बात है जब मुझे ये पता चल जाएगी कि ये चीज इसके ऊपर अटैक करेगा या फिर किस तरीके से कहां पे अटैक हो रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या पता है इसके ऊपर अटैक कर रहा हो, क्या पता है ये इसके ऊपर अटैक कर रहा हो, ये चीज शुरू में पता होनी चाहिए ना। उसके बाद इन चीजों का रोल है। अगर मैंने यही चीज यहीं पे गड़बड़ कर दी तो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट क्या पता क्या बन जाए, क्या पता इंटरमीडिएट स्टेट क्या बन जाए, क्या पता कौन से बॉन्ड ब्रेक होने थे, कौन से कर दिए, एंड कौन से नए बॉन्ड बनने थे और कौन से नए बॉन्ड मैंने बना दिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा बाद की बात है, पहले हमें ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। 100 तक पहुंचने से पहले आपको 1 to 10 की काउंटिंग आनी चाहिए ना। तो ये 1 to 10 है, और ये बाद में हमारे पास 100 तक पहुंचाता है हमें चीज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे पास मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, एंड जीओसी की इंपॉर्टेंस मेरे पास क्या है। अब दूसरी बात अगर मैं करूं, अगर मैं अब दूसरी बात करता हूं, तो ये मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है। अब ये मेरे पास क्या है, एक जनरल रिएक्शन है। हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल, एक मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, एक लेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जहां पर मेरे पास एक मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है वो एक लेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के ऊपर अटैक करता है। अब देखिए मेरे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो दो टाइप के हो सकते हैं। मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट क्या है, दो टाइप के हो सकते हैं। या तो ये होगा मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, या तो ये मेरे पास होगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर ये होगा मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यही दो हो सकते हैं, या तो जो अटैकिंग रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, या फिर वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब मेरा अटैकिंग रिएजेंट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। मेरा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो सबस्ट्रेट के ऊपर किस तरीके से अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, अगर मेरा सबस्ट्रेट जो मेरे को गिवन स्पीसीज है ऑलरेडी रिएक्टेंट के अंदर जो प्रेजेंट है, वो अगर इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंस कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉन रिच कह लीजिए, तो मेरे पास जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो कैसा होगा, मेरे पास वो होगा न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज प्रेजेंट है रिएक्टेंट के अंदर, तो मेरे पास जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और जो मेरे को स्पीसीज प्रोवाइड कर रखी है रिएक्टेंट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ही है। तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक कर सकता है। वहीं अगर मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
अगर मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसके ऊपर अब की बार अटैकिंग रिएजेंट किसकी तरह एक्ट करेगा? अब मेरा अटैकिंग रिएजेंट जो है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिनके पास ऑलरेडी काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके ऊपर अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि कम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के ऊपर। एंड यही हमें क्या देखना होता है जीओसी के अंदर। अगर हम ये चीजें पहचान गए ना तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्लियर हो जाता है। अब देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना 11th 12th बीएससी एमएससी हर जगह हम जीओसी पढ़ते चलते हैं। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समझते हैं चीजों को लेकिन उनसे अप्लाई नहीं करनी आती। क्यों? क्योंकि वो जो है अप्रोच डेवलप नहीं कर रहे। वो समझ रहे हैं, ठीक है, उनको याद है चीजें, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है ना तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया है लेकिन अप्लाई करना नहीं आ रहा है। दूसरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चीजों को क्रैम कर लेते हैं और क्रैम करी हुई चीजें तो ऑर्गेनिक के अंदर कभी भी अप्लाई नहीं होती है। जो बच्चे समझ भी रहे हैं ना उनको फिर भी बेस क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये चीज क्यों हो रही है। एंड वो बेस क्लियर करने के लिए मेरे पास जीओसी होती है। जीओसी ही मुझे बताती है कि किस तरीके से क्या अटैक कहां पर होने वाला है। अब ये चीजें सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जीओसी की यूटिलिटी क्लियर हो गई होगी, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जीओसी के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं पढ़ने हैं। चैप्टर्स कह रहा हूं, सॉरी, जीओसी अपने आप में एक चैप्टर है। जीओसी के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे पास जीओसी के अंदर इन्वॉल्व हैं उसके बारे में अब हमें बात करनी है। तो देखिए बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास हैं जीओसी के अंदर। सबसे पहले जो है मेरे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का। वो आता है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से मतलब है मेरे पास ये जानना कि कहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और कहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। वो कौन डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास दो टाइप के इफेक्ट्स आते हैं। इसके अंदर मेरे पास हमें दो टाइप के इफेक्ट्स पढ़ने हैं। एक तो मेरे पास है परमानेंट इफेक्ट, एक तो मेरे पास क्या है परमानेंट इफेक्ट, और दूसरे मेरे पास क्या है यहाँ पे टेम्परेरी इफेक्ट। दूसरे मेरे पास यहाँ पे क्या है टेम्परेरी इफेक्ट। जो परमानेंट इफेक्ट है इनके बारे में सबको पता होगा। परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से हैं मेरे पास? एक तो है मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट, एक तो मेरे पास क्या है परमानेंट में इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा मेरे पास क्या है हाइपर कंजुगेशन, दूसरा मेरे पास क्या है हाइपर कंजुगेशन। तीसरा मेरे पास क्या है यहां पर रेजोनेंस, तीसरा हमारे पास क्या है रेजोनेंस। एंड चौथा हमारे पास क्या है मीजोमेरिक। चौथा हमारे पास क्या है मीजोमेरिक। और अगर मैं टेम्परेरी इफेक्ट की बात करूं तो टेम्परेरी इफेक्ट में हमारे पास क्या आते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट में मेरे पास कौन सा इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है। अगर मैं थोड़ा सा जनरल आइडिया दूं कि परमानेंट इफेक्ट इन्हें क्यों कहा गया एंड इसे टेम्परेरी इफेक्ट क्यों कहा गया, तो इन्हें परमानेंट इफेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो डिपेंड नहीं करती है अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर। यहां पर मेरे पास क्या है मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती है अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर। जबकि यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तभी मैं समझ पाऊंगा जब मेरे पास कोई अटैकिंग रिएजेंट आकर अटैक करेगा। सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पर मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को समझने के लिए, लेकिन यहां पर मेरे को क्या चाहिए होता है, यहां पर मेरे पास जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा ना तभी ये इफेक्ट जो है काम में आता है, और इसीलिए इसे हमने क्या कहा टेम्परेरी इफेक्ट कहा। अब बच्चों का क्वेश्चन अराइज होगा कि सर हमें तो ये चीजें सारी आती हैं, इनकी डेफिनेशन हमें पता है, हमें थोड़े बहुत इनके ऑर्डर्स भी पता है, आप हमें ये क्यों करवा रहे हो, क्या फायदा है? अरे आपको पता है लेकिन क्या आपने इनको कभी अप्लाई करके देखा है? ऑर्गेनिक के अंदर जो बेसिक 11th 12th के स्टूडेंट्स है ना, अगर उन्हें ये 5 चीजें समझ में आ गई ना तो बिलीव मी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिएक्शन समझ लो क्या है, ये इफेक्ट अगर आपको अप्लाई करने आते हैं ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आती है, समझ लो 11th 12th में इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं है पूरी की पूरी 11th 12th में। लेकिन अगर इनको जानने के बावजूद, इनको पढ़ने के बावजूद अगर आप क्वेश्चन देख के ना कर नहीं पा रहे हो, अगर आपने क्वेश्चन देखा है आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो समझ जाना आपने इन चीजों को क्रैम की है, या फिर समझ जाना आपने इनको समझ भी लिया तो आपको इन्हें अप्लाई करना नहीं आ रहा है। तो पढ़ा सबने होता है इन दोनों चीजों को लेकिन अप्लाई करना नहीं आता है। तो मैं आपको इनको बताने के साथ साथ इनकी यूटिलिटीज, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं,
अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में ये तीन इफेक्ट, कोई भी तीन इफेक्ट या कोई भी दो इफेक्ट लग रहे होंगे, तो कौन सा डोमिनेटिंग होगा, कौन सा इफेक्ट डिसाइड करेगा कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो सारी की सारी चीजें हम इनके अंदर देखेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे। तो ये लगा लीजिए आपकी जीओसी जो है, आपकी 50% जो जीओसी है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं ये इफेक्ट, दैट इज टेम्परेरी इफेक्ट एंड परमानेंट इफेक्ट। बिलीव मी, जब मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा ना समझाने के बाद, आपको लगेगा कि हाँ हमने अभी तक इन चीजों को क्रैम किया था, समझा नहीं था, अप्लाई करना नहीं जाना था। ठीक है, अब जो दूसरी बात अगर मैं करूं तो दूसरी चीज हमें जीओसी के अंदर पढ़नी है, दैट इज एसिडिटी वर्सेस बेसिसिटी। दूसरी चीज हमें पढ़नी है यहाँ पे एसिडिटी वर्सेस बेसिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन उठ के जरूर आता है। देखिए ये जो इफेक्ट्स हैं, ये जो टॉपिक है मेरे पास, ये पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है जनरल है। ये टॉपिक मेरे पास क्या है, जनरलाइज है। ये टॉपिक क्या है, जनरलाइज है। इसके ऊपर अपने आप में कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता है। ये एक यूटिलिटी वाला कंसेप्ट है जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, जो मेन कंसेप्ट हमारे पास है जहां से क्वेश्चन उठ के आता है वो है एसिडिटी वर्सेस बेसिसिटी। आप कोई भी नीट का एग्जाम उठा लो, कोई भी आप जेई एडवांस या मेंस का पेपर उठा लो, कोई भी एमएससी एंट्रेंस का, चाहे डीयू का हो, बीएचयू का हो, आईआईटी जैम का हो, कोई भी को पेपर उठा लो, आपको यहां से क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन जो है जरूर मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो एक हमें ये बात करनी है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, और इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए आपको ये चीजें आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं, हमें क्या जानना है, तीसरी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। तीसरी चीज में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के बारे में। एक हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, क्योंकि दोनों में ही सेम स्पीसीज होती हैं। कई जगह क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो एज अ बेस काम करती है, वही कहीं जगह क्या होता है ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज जो है वो बेस की तरह एक्ट करती है और कौन सी चीज जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है। तो देखिए ये वाला जो टॉपिक है, जो मैंने आपको थर्ड टॉपिक बताया है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक है। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम इनके बारे में बहुत सारी भरपूर मात्रा में बात करेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन आपको यहां पर जानना जरूरी है कि हमारे पास क्या होता है। और अगर मैं यहां पर फोर्थ टॉपिक की बात करूं तो फोर्थ टॉपिक मेरे पास आता है यहां से एरोमेटिसिटी। यहां पे मेरे पास फोर्थ टॉपिक क्या निकल के आता है, दैट इज एरोमेटिसिटी। और यहां से भी हर एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है, यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर मैं मिनिमम क्वेश्चन की बात करूं ना, तो एक क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का उठ के आ गया, एक क्वेश्चन मेरे पास एसिडिटी वर्सेस बेसिसिटी के कंपैरिजन में से निकल के आ गया। और ये वाली जो पूरी की पूरी मैंने पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये जो इफेक्ट्स हैं ये आपकी ऑलमोस्ट सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होती है। अगर आपको इन्हें अप्लाई करना नहीं आता है ना, तो बेशक भूल जाओ कि आप कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हो। तो सोच लीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के अंदर यहां से दो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं और पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो मुझे ये चैप्टर बता रहा है। तो ये चैप्टर अपने आप में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहा है, साथ के साथ क्वेश्चन भी कवर कर रहा है। तो इसीलिए जीओसी जो है सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, जीओसी अपने आप में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जब ऐसे चैप्टर्स हमारे पास उठ के आते हैं ना, जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए या फिर पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर टाइप की केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है या फिर इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो ऐसे चैप्टर्स कभी भी एक दो दिन में या फिर हफ्ते भर में खत्म नहीं होते हैं। पूरा का पूरा 15-15 या फिर एक महीना लग जाता है इन चैप्टर्स को खत्म करने में। और ये जो वीडियो मैंने आज बनाई है जीओसी के ऊपर, ये कंप्लीटली इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सोच लीजिए, अगर आपको अभी तक मैंने जो बताया है, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो बिल्कुल समझ के चलिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। लेकिन आज की वीडियो देख के अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा ना, तो बहुत मुश्किल है कि आपको आगे समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में पता क्या बात चल रही होगी, या तो वो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी लगता है कि यार मैं कुछ भी पढ़ लूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे समझ में नहीं आनी, जैसे कि
मेरे पास 11th-12th में यही मेरी परसेप्शन थी। मैं कितना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लूँ मुझे समझ में नहीं आनी है, डर के चक्कर में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर भी नहीं उठाया करता कई बार तो, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़नी स्टार्ट की ना, मैंने एक अप्रोच डेवलप करनी स्टार्ट की, तो मुझे क्वेश्चंस करने आए, मुझे रिएक्शंस का मतलब समझ में आया, मुझे ये पता चला कि क्या चीज़ क्यों हो रही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि यहाँ पर यही स्टेप क्यों हुआ, यहाँ पर इसी ने इसके ऊपर अटैक क्यों किया और इसी पोजीशन के ऊपर अटैक क्यों किया, तो बिलीव मी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डर से बाहर निकलो कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, मैं करवा रहा हूं। बिलीव मी, मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं आपको इतना करवा सकता हूं, आपके जहन में डाल सकता हूं कि ये चीज क्यों हो रही है। और अगर आपके जहन में डल गई ना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो। यानी कि मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको समझा सकता हूं, तो आपको क्यों नहीं है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये बेसिक है। और खुश हो जाओ ना ये सोच के कि ये चीजें तो हमने पढ़ी हुई है, ये सोच खुश हो जाओ ना ये चीजें पढ़ी हुई हैं। और अगर पढ़ी हुई चीजों को अगर आपको अप्लाई करना आ गया, जिन चीजों से आप वाकिफ हो उन चीजों को आपको समझना आ गया, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो। तो डरना किस बात का है। और अभी बेशक आपके मन में डर हो क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब इंट्रोडक्शन वीडियो है, एक दो लेक्चर्स लेके देखो, समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए एरोमेटिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो एरोमेटिसिटी के अंदर हमारे पास बहुत सारे सब टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला क्या, हमें पहचानना होता है इसके अंदर, हमें पता है इसके अंदर कैसा क्वेश्चन आता है, हमें बस पहचानना होता है कि जो गिवन कंपाउंड्स हैं उसमें कितने एरोमेटिक हैं, कितने नॉन एरोमेटिक हैं, कितने एंटी एरोमेटिक है। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, या फिर मेरे पास होता है नॉन एरोमेटिक, या फिर एक होते हैं मेरे पास नॉन एरोमेटिक, या फिर मेरे पास नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक, या फिर मेरे पास क्या होते हैं होमो एरोमेटिक, या फिर हमारे पास क्या होते हैं क्वासी एरोमेटिक, या फिर क्वासी एरोमेटिक, या फिर मेरे पास एक सिस्टम आता है दैट इज एजुलिन, मेरे पास एक सिस्टम आता है एजुलिन, या फिर एक मेरे पास आते हैं एनुलिन्स, ठीक है। और भी बहुत हैं, जैसे कि मेरे पास एक फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन है, आई थिंक बोर्ड में इतनी जगह नहीं है। तो मेरे पास इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए हैं। और आपकी अगर मैं 11th-12th की बात करूं तो ये 3 चीजें आपको करनी है। और अगर मैं एमएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो एमएससी से फर्दर प्रिपेयर कर रहे हैं उनको साथ में इन चीज़ों को भी ऐड करना है। तो ये था मेरे पास जीओसी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा जीओसी में हमें करना क्या है। आज की वीडियो में मैंने कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि जीओसी करना क्यों इंपॉर्टेंट है एंड जीओसी में हमें करना क्या है। जीओसी में कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना पहचानना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, कौन न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, एंड मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल की किस पोजीशन के ऊपर जाके अटैक करेगा। हमें जीओसी में सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है कि मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पोजीशन के ऊपर जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। तो वो पोजीशन जानना इंपॉर्टेंट है। एंड वो पोजीशन कैसे हम जानेंगे, वो पोजीशन को हम डिटरमाइन करेंगे, जज करेंगे वाया दीज इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स मुझे ये जानने में हेल्प करेंगे, ये 5 इफेक्ट मुझे ये जानने में हेल्प करेंगे कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। मान लो मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, मान लो एग्जांपल के तौर पे, चलो एक एग्जांपल दे ही देता हूं ताकि एंड में आप यूं ना कह दो कि एग्जांपल ही नहीं दिया, हमें समझ में ही नहीं आया, सिर्फ लिखता चला गया मैं, ये चीज ना बोल सको। तो उस चीज के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक कंपाउंड है, एक कीटोन है, ठीक है, और एक मेरे पास यहां पर एल्डिहाइड है। ये क्या है मेरे पास कीटोन, ये मेरे पास क्या है एल्डिहाइड का पार्ट है, ठीक है। इसके सामने मैंने क्या किया, इसके सामने मैंने एक न्यूक्लियोफाइल ले आया। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जो कि न्यूक्लियस लविंग है, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर मात्रा में है और उसको एक ऐसी स्पीशीज की रिक्वायरमेंट है जो इलेक्ट्रॉन कम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब देखिए कीटोन है, ऑक्सीजन हमें पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम यहाँ पे है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब एक चीज तो मैंने जान ली कि मेरे पास जो सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास क्या था सबस्ट्रेट जो है मेरे पास, वहां पर मेरे पास 2 ऐसी जगह है जहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। एक तो इस कार्बन के ऊपर
और एक इस कार्बन के ऊपर। डरो मत, एक चीजें समझाऊंगा ये चीजें क्यों हो रही है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं जल्दी जल्दी में ताकि वीडियो को खत्म कर सकूं मैं। अब देखो, अब यानी कि मेरे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो दो जगह जाके अटैक कर सकता है, ए पोजीशन के ऊपर भी एंड बी पोजीशन के ऊपर भी। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे पास तो न्यूक्लियोफाइल तो एक ही है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कहां पर जाके अटैक करेगा, ए के ऊपर या फिर बी के ऊपर? ये चीजें जो है मुझे कौन एक्सप्लेन करता है, ये चीजें मुझे एक्सप्लेन करता है मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स बताए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताए थे ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जो होते हैं वो। अब देखो क्या होगा मेरे पास, यहां पर मेरे पास ये क्या है, कीटोन। कीटोन के अंदर क्या होता है मेरे पास, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन जो है वो इधर भी CH3 से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास CH2 CH3 समथिंग चेन से जुड़ा हुआ है। तो एक बात बताओ, CH3 है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया ना कि आपने चीजें पढ़ी हुई है, बस आपको अप्लाई करनी नहीं आती। आपने पढ़ा होगा जो मीथेन है मेरे पास वो कैसा इफेक्ट शो करता है, +I इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद से दूर भेजेगा दूसरे की तरफ। यहां पर क्या है, इथेन या फिर कोई भी प्रोपेन कह लो या फिर पूरी की पूरी रिंग है, ये चेन है, ये भी क्या करेगा, ये भी +I इफेक्ट शो करता है। ये चीजें तो आपने पढ़ी हुई है ना, बस आपको अप्लाई करनी नहीं आ रही, वही तो मैं आपको सिखाऊंगा। ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को दूर भेजेगा। तो यानी कि यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इस कार्बन के ऊपर जो है कैसा चार्ज था, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था। अब एक बात बताओ, कोई चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मेरे को 5 रुपए की रिक्वायरमेंट है, मुझे 5 रुपए की रिक्वायरमेंट है, कोई बंदा मुझे 2 रुपए दे दे, कोई बंदा मुझे 1 रुपए दे दे। तो जहां पर मुझे पहले 5 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, अब मुझे कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, 2 रुपए की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि 3 रुपए तो कोई मुझे दे चुका है, क्योंकि 3 रुपए तो कोई मुझे दे चुका है। तो अब यहां पर क्या हो गया, जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर भी मुझे रुपए देने वाला बंदा मिल गया और यहां पर भी मुझे रुपए देने वाला बंदा मिल गया। तो ये था कीटोन का केस। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड का केस, तो एल्डिहाइड में आपको दिख रहा होगा मेरे पास सेम एक मॉलिक्यूल है, जहां पर एक जगह मेरे पास CH2 CH3 समथिंग जो चेन है ये वाली यहां से जुड़ा हुआ है, और दूसरी जगह मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। दूसरी जगह मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो ये यहां पर क्या है मेरे पास, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर मेरे पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो क्या करेगा, +I इफेक्ट से दे देगा, ये आप सबको बात पता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या करेगा, क्या हाइड्रोजन भी इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? अरे हाइड्रोजन तो खुद चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तो भूखा हूं खुद। तो ये +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। यानी कि अब इसको 5 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया देने वाला बंदा मिल गया, बाकी 2 रुपए नहीं दे सकता। यानी कि अब इसको कितने रुपए की रिक्वायरमेंट रह गई, 4 रुपए की रिक्वायरमेंट अभी भी रह गई। थोड़े से बेचीदा से हैं एग्जाम्पल मेरे होते हैं समझाने के लिए, बट पैसे जो है हर बंदा ना पढ़ता इसलिए ताकि वो अच्छी जॉब पा सके, पैसे कमा सके। तो पैसों से रिलेटेड एग्जाम्पल जो है बच्चों को जल्दी समझ में आते हैं। मैं खुद की भी बात कर रहा हूं, मुझे भी इसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो इसको 3 रुपए मिल गए थे 2 जगह से और 2 रुपए की रिक्वायरमेंट रह गई थी। इसको 1 रुपया मिला और 4 रुपए की रिक्वायरमेंट रह गई। यानी कि यहां पर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इस कार्बन के। यानी कि कीटोन के अंदर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है वो कम है, एंड एल्डिहाइड के अंदर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ और सिर्फ यही एटम है। हाइड्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है किसी भी इफेक्ट के थ्रू। यानी कि यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और न्यूक्लियोफाइल कहां पर जाके अटैक करेगा, जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि न्यूक्लियोफाइल अब की बार यहां पर जाकर अटैक करेगा एल्डिहाइड के ऊपर, ना कि कीटोन के ऊपर। उसके बाद हम प्रोडक्ट तो थोड़ा सा डिटरमाइन कर ही सकते हैं, तो ये था हमारे पास GOC का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओ, आज कुछ समझ में नहीं आया ना तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जहां तक ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं समझा रहा हूं और आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हमें इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं। आई होप ये सेशन आपके लिए टाइम वेस्टिंग वाला नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ नया जानने को, नया समझने को, नया सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप अगर मुझसे पर्सनल कुछ पूछना चाहते हो, आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये चीज़ें मैं सबके सामने नहीं पूछ सकता, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। और मेरी जो इंस्टाग्राम ID है वो है shivam898। यहाँ पर जाकर आप मुझसे अपनी किसी भी टाइप की क्वेरी को लेके डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।